नमस्कार दोस्तों, आपका डिजिटल महात्मा जी चैनल में हार्दिक स्वागत है, जहां आध्यात्म और ज्ञान की रोशनी मिलती है डिजिटल युग की दिशा से। यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाएं, ताकि हर नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं। एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। रानी बहुत सुंदर थी। राजा और रानी के बीच बहुत गहरा प्रेम था। एक दिन की बात है कि राजा और रानी अपने बगीचे में बैठे हुए आपस में हंसी मजाक की बातें कर रहे थे कि तभी आम के पेड़ पर एक कबूतर का जोड़ा आकर बैठ जाता है। अचानक उन पक्षियों पर राजा और रानी की नजर पड़ जाती है। दोनों कबूतरों को देखकर राजा रानी से पूछता है कि महारानी, क्या तुम बता सकती हो कि इन दोनों पक्षियों में दोनों नर हैं या मादा? राजा के इस प्रकार पूछने पर रानी कहने लगी कि महाराज, कैसी बातें करते हो? पक्षियों का जोड़ा तो अक्सर नर और मादा का ही होता है। इनमें एक पक्षी नर है और दूसरा मादा। राजा मुस्कुराते हुए कहने लगे कि महारानी, यह जरूरी नहीं है कि यह दोनों नर और मादा ही हो। दोनों नर भी हो सकते हैं और दोनों मादा भी हो सकते हैं। हो सकता है कि यह दोनों पक्षी भाई भाई हो। रानी कहने लगी कि नहीं महाराज, यह दोनों नर और मादा ही हैं। मुझे लगता है कि आपको पक्षियों की ठीक से पहचान नहीं है। राजा बोला, नहीं महारानी, यह दोनों नर ही है। इस प्रकार राजा और रानी के बीच उन दोनों पक्षियों को लेकर बहस होने लगती है। राजा ने कहा यह दोनों नर है और रानी कह रही थी कि दोनों में एक नर है और एक मादा। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस ही बहस में दोनों के बीच शर्त लग जाती है। राजा ने कहा ठीक है, अगर यह दोनों नर निकले तो मैं तुम्हें देश निकाला दे दूंगा, और यदि यह नर और मादा हुए तो मैं 14 साल के लिए स्वयं अपना राजपाट छोड़कर वन में चला जाऊंगा। दोनों में शर्त लग गई। राजा ने तत्काल एक शिकारी को बुलाया और शिकारी से कहा कि तुम इस पेड़ पर बैठे हुए इन दोनों पक्षियों को अपने जाल में फंसाओ। और उधर राजा ने पक्षियों के विशेषज्ञ को भी बुला लिया और उससे कहा कि तुम्हें मुझे यह बताना होगा कि यह दोनों पक्षी नर हैं या मादा। उसने कहा ठीक है महाराज। इधर शिकारी अपना जाल डालकर उन दोनों पक्षियों को पकड़ता है। रानी जानती थी कि दोनों पक्षी नर और मादा हैं। उसने बड़ी चतुराई से उन पक्षियों के विशेषज्ञ को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राएं रखते हुए कहा कि मैं महाराज से बहुत प्रेम करती हूँ और महाराज के बिना यह राज्य भी नहीं चल सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस शर्त में तुम महाराज को जिताओ। यदि मुझे वनवास होता है तो महाराज राज्य का संचालन ठीक ठाक करते रहेंगे, और यदि महाराज 14 साल के लिए वनवास चले गए तो यह राज्य राजा विहीन हो जाएगा। और कहते हैं, जिस राज्य का कोई राजा नहीं होता वहाँ अराजकता फैल जाती है। राजा का खौफ न होने के कारण चोर डाकू प्रजा पर अत्याचार करने लगते हैं। इसलिए तुम्हें झूठ बोलकर महाराज को ही जिताना है। पक्षियों के विशेषज्ञ ने कहा कि ठीक है महारानी जी, हम ऐसा ही करेंगे। वह शिकारी उन दोनों पक्षियों को पकड़ कर लाता है और राजा और रानी के सामने छोड़ देता है। तब राजा ने उन पक्षियों के विशेषज्ञ से पूछा कि बताओ, इन दोनों में क्या फर्क है? यह दोनों नर हैं या मादा, या फिर दोनों नर हैं? विशेषज्ञ ने जब दोनों पक्षियों को देखा तो दोनों पक्षियों में एक नर था और एक मादा थी। पक्षियों का विशेषज्ञ तो पहले ही रानी से 100 स्वर्ण मुद्राएं ले चुका था। रानी के कहने के अनुसार अब उसे झूठ बोलना था। इसलिए वह कहने लगा कि महाराज, यह दोनों पक्षी नर हैं। राजा को क्या पता था कि पक्षियों का विशेषज्ञ राजा से झूठ बोल रहा है। राजा को जब पता चला कि उसकी बात ठीक निकली तो राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और एकदम से अपनी रानी से कहने लगा कि महारानी, तुम बहुत घमंडी हो। तुमने मेरी बात नहीं मानी
वचन के अनुसार तुम शर्त हार गई हो, अब मैं तुम्हें देश निकाला दे रहा हूँ। रानी ने महाराज के लिए उन पक्षियों के जानकार से झूठ बुलवाकर देश निकाला तो ले लिया, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत रोने लगी। वह सोचने लगी कि अब मुझे अपने महाराज से अलग होना पड़ेगा। रानी ने राजा से निवेदन किया कि महाराज, आप मुझे देश निकाला मत दीजिए, इस समय मैं ठीक हालत में नहीं हूँ। आप जानते हो कि इस समय मैं गर्भवती हूँ। ऐसी हालत में मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन राजा ने रानी की बात पर ध्यान नहीं दी। राजा कहने लगा कि महारानी, अब तुम्हें शर्त के अनुसार यह महल छोड़कर जाना होगा। राजा ने जल्लादों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि तुम रानी को ले जाओ और राज्य से बाहर ले जाकर इसे जान से मार देना, क्योंकि हमारी रानी ने 2 नियमों का उल्लंघन किया है। पहले तो यह शर्त हार गई और दूसरी, इसने राज आज्ञा का उल्लंघन किया है। जल्लाद महारानी को लेकर चल देते हैं और चलते चलते राज्य की सीमा से बाहर निकल जाते हैं और एक घने जंगल में जाकर के महारानी को मारने का विचार बनाते हैं। इधर महारानी मन में विचार करती है कि हे भगवान, अब मेरे प्राण कैसे बचेंगे? मैं किस तरीके से अपनी रक्षा कर पाऊंगी? उन जल्लादों में से एक जल्लाद कहने लगा, है महारानी, राजा के आदेश के अनुसार हमें आपको मारना ही पड़ेगा, हमें क्षमा कर देना। तभी उनमें से दूसरा जल्लाद कहने लगा कि भाई, तू यह क्या बोल रहा है? हमने महारानी का नमक खाया है। इतने दिनों तक महारानी ने हमें पुत्र की तरह रखा है, क्या हम ऐसी महारानी को मार सकते हैं? हमने आज तक न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है, कितने लोगों की मौत का पाप अपने सिर पर लिया है। आज एक पुण्य का कार्य कर देते हैं। तीसरा जल्लाद उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहता है, बात तो तुम्हारी ठीक है, महारानी को मारकर हम बहुत बड़ा पाप करेंगे। क्यों ना हम महारानी को मारने की बजाय इसी वन में जीवित छोड़ देते हैं और किसी तरह से राजा को समझा देंगे कि हमने महारानी को मार दिया है। इस प्रकार जल्लादों ने आपस में सलाह की और महारानी को पूरी बात बताई। जल्लादों ने कहा, राजा ने हमें आपको मारने का आदेश दिया है, लेकिन हम आपको मारेंगे नहीं। आप अपने वस्त्र उतार कर हमें दे दो, हम उन वस्त्रों को किसी जीव के रक्त में भिगोकर राजा को दिखा देंगे। जैसे ही जल्लादों ने महारानी से ये बात कही तो महारानी ने तुरंत एक वृक्ष की आड़ में जाकर अपने वस्त्रों को उतार दिया। महारानी के कपड़े लेकर जल्लाद वहां से चले गए और रास्ते में एक कसाई की दुकान से जानवर का रक्त लेकर उस रक्त में महारानी के कपड़े रंगने के बाद राजा को लाकर दिखा दिए और बता दिया कि महाराज, हमने महारानी को मार दिया है। महारानी की मृत्यु की खबर सुनकर राजा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजा तो अपने राज कार्य में व्यस्त हो जाता है। उधर बेचारी महारानी गर्भावस्था में निर्वस्त्र अवस्था में झाड़ियों में छिप छिप कर अपना समय काट रही थी। भूख लगने पर वृक्षों के पत्ते और फल खा लिया करती थी। इसी तरह महारानी के उस सुनसान जंगल में 10 से 15 दिन बीत गए। उस दुखियारी की जंगल में कोई देखभाल करने वाला नहीं था। लेकिन कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। भगवान उसकी मदद करने को किसी ना किसी को भेज ही देते हैं। एक दिन की बात है कि राजा विक्रम शिकार खेलने के लिए उसी वन में आते हैं। शिकार खेलते खेलते राजा विक्रम उसी ओर चले जाते हैं जिस ओर रानी रहती थी। बेचारी रानी वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। तभी अचानक से उसने घोड़े के चलने की आवाज सुनी तो वह तुरंत घनी झाड़ियों के बीच जाकर छिप गई। उधर राजा विक्रम को उन झाड़ियों के बीच से कुछ आहट सुनाई दी तो राजा विक्रम ने सोचा कि जरूर इन घनी झाड़ियों में कोई शिकार छिपा होगा। राजा विक्रम ने अपने सैनिकों से कहा कि इस झाड़ी को चारों ओर से घेर लो, इसके अंदर कोई शिकार मालूम पड़ता है। राजा के सैनिकों ने फौरन उन घनी झाड़ियों को घेर लिया। अपने चारों तरफ तीर तलवार लेकर खड़े सैनिकों को देखकर रानी घबरा जाती है
रानी सोचती है कि आज तो यह लोग मुझे शिकार समझकर मार ही डालेंगे। यही सोचकर रानी ने आवाज लगाई कि भाइयों, मैं आपका शिकार नहीं हूँ, मैं एक दुखियारी लाचार महिला हूँ। मुझ दुखियारी महिला को मारकर आपको क्या मिलेगा? जब राजा विक्रम ने एक स्त्री की आवाज सुनी तो वे अपने सैनिकों से पीछे हटने की कहकर उस स्त्री से पूछने लगे कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई। तब रानी कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना कोई सगा संबंधी। मैं तो इस वन में रहकर अपना समय काट रही हूँ। राजा विक्रम बड़े दयालु और बहुत अनुभवी राजा थे। वे कहने लगे कि कोई बात नहीं है, तुमने मुझे भाई कहा है इसलिए तुम हमारी बहन हुई। तुम इन झाड़ियों से बाहर निकल आओ, मैं तुम्हें अपने महल में ले चलूंगा। समझो आज से तुम्हारे दुखों का अंत हो गया है। रानी यह बात सुनकर कहने लगी कि हे भाई, ठीक है, तुमने मुझे अपनी बहन बना लिया, लेकिन मैं इन झाड़ियों से बाहर नहीं निकल सकती। राजा विक्रम बोले, क्यों, क्या कारण है? रानी ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास वस्त्र नहीं है। तब राजा विक्रम ने अपने पास से कुछ वस्त्र उन झाड़ियों में फेंक दिए और कहा कि बहन, इन्हें पहनकर आप बाहर आ जाओ। रानी किसी प्रकार उन वस्त्रों को पहनकर उन झाड़ियों से बाहर आ जाती है। जैसे ही रानी झाड़ियों से बाहर आती है तो राजा विक्रम उसकी सुंदरता देखकर अचंभित रह जाते हैं। वह स्त्री एकदम अद्वितीय सुंदरी थी। उसका चेहरा चंद्रमा के समान चमक रहा था। देखने से मालूम पड़ रहा था कि वह किसी राज्य की राजकुमारी या कोई अप्सरा है। राजा विक्रम कहने लगे कि बहन, तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें अपने महल लेकर चलूंगा। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा विक्रम उस रानी को अपने रथ में बैठाकर अपने राजमहल ले आते हैं। इस प्रकार रानी महाराज विक्रम की बहन बनकर उनके राजमहल में रहने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरने पर उस रानी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। बालक के जन्म होने पर राजा विक्रम बहुत प्रसन्न होते हैं और कहने लगे, आज मेरे भांजे का जन्म हुआ है। इस खुशी में राजा विक्रम ने पूरे नगर को दावत दी। राजा विक्रम ने उस बालक का नाम इंद्रजीत रखा। इंद्रजीत एक राजा का पुत्र था और बहुत बड़े प्रतापी राजा के यहाँ रहकर बड़ा हो रहा था, इसलिए उसमें राजकुमारों के सभी गुण मौजूद थे। समय के साथ इंद्रजीत एक बहादुर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय युवक बन गया। राजा विक्रम ने उसे राजनीति और युद्धकला में निपुण बना दिया था। इंद्रजीत अक्सर अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछता रहता था, लेकिन उसकी माँ हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। एक दिन इंद्रजीत ने जोर देकर कहा, माँ, मैं जानता हूँ कि आपके साथ अवश्य ही कुछ अन्याय हुआ है, मुझे सच जानने का अधिकार है। उसकी जिद के आगे महारानी ने उसे पूरी कहानी कह सुनाई। जब इंद्रजीत को सारी सच्चाई मालूम हुई तो इंद्रजीत का खून खौल उठा, लेकिन उसने धैर्य से काम लेने का निश्चय किया। इंद्रजीत ने तय किया कि वह अपने पिता के अत्याचार का बदला अवश्य लेगा। एक दिन इंद्रजीत ने बाजार से 2 कबूतर खरीदे और उन्हें पिंजरे में रखकर अपने पिता के दरबार में पहुंच गया। वहां जाकर बोला कि महाराज, मैं राजा विक्रम का भांजा हूँ। ये कबूतर शांति का प्रतीक है, लेकिन मेरे मामा राजा विक्रम ने कहा है कि अगर आप ये बता देंगे कि ये दोनों कबूतर नर हैं या मादा तो वे आपसे दोस्ती कर लेंगे। अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपका राज्य उनका हो जाएगा और आपको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। इसलिए सोच समझकर उत्तर देना। राजा विक्रम का नाम सुनकर महाराज डर से कांप गए, क्योंकि राजा विक्रम बहुत प्रतापी राजा थे और उनसे उलझने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। राजा ने कह दिया कि बेटे, ये दोनों कबूतर नर हैं, इनमें कोई मादा नहीं है। इस पर इंद्रजीत ने कहा कि महाराज, किसी पक्षी विशेषज्ञ को बुलाइए जो आपके उत्तर की पुष्टि कर सके। तत्काल ही पक्षी विशेषज्ञ को बुलाया गया।
ये वही पक्षी विशेषज्ञ था जिसने महारानी के कहने पर झूठ बोलकर यह कहा था कि दोनों कबूतर नर हैं। जब वह पक्षी विशेषज्ञ कबूतर की जांच पड़ताल करने आया तो इंद्रजीत ने तलवार उसकी गर्दन पर रखकर कहा कि यदि तुमने गलत उत्तर दिया तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। पक्षी विशेषज्ञ ने कबूतरों की जांच पड़ताल करके बताया कि महाराज, इन दोनों कबूतरों में एक कबूतर नर है और दूसरा मादा। पक्षी विशेषज्ञ का जवाब सुनकर महाराज थर-थर कांपने लगे और इंद्रजीत से माफी मांगने लगे। इंद्रजीत ने कहा कि महाराज, हमने सुना है कि आपने भी एक बार यही प्रश्न अपनी महारानी से किया था और महारानी का उत्तर गलत होने के कारण आपने उसे मृत्यु दंड दे दिया था। आपने यह जानने की भी कोशिश नहीं की कि यह पक्षी विशेषज्ञ सही बोल रहा है या झूठ। आपने इस पक्षी विशेषज्ञ के कहने पर अपने अहंकार के कारण अपनी गर्भवती महारानी को मौत के घाट उतरवा दिया। आपको अपनी पत्नी व होने वाले बच्चे पर जरा भी दया नहीं आई। आज यह पक्षी विशेषज्ञ उस दिन की सच्चाई आपको बताएगा। इंद्रजीत ने जैसे ही पक्षी विशेषज्ञ की तरफ देखा, पक्षी विशेषज्ञ महाराज के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और बोला, उस दिन महारानी ने मुझसे कहा था कि मैं महाराज से बहुत प्रेम करती हूँ। अगर महाराज शर्त हार गए तो वे 14 सालों के लिए वन में चले जाएंगे और महाराज के बिना इस राज्य का संचालन नहीं हो सकेगा। उनके बिना राज्य में अराजकता फैल सकती है, इसलिए तुम्हें महाराज को जिताना होगा। महारानी के कहने पर ही मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपसे झूठ बोल दिया था। उस दिन भी दोनों कबूतरों में से एक नर था और एक मादा। पक्षी विशेषज्ञ की बात सुनकर महाराज को बहुत ही पश्चाताप होता है और वे इंद्रजीत से कहते हैं कि हे बालक, मैंने वास्तव में बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन अब मैं महारानी को वापस तो ला नहीं सकता, इसलिए मुझे माफ कर दो। इंद्रजीत ने कहा कि महाराज, माफ करने का अधिकार सिर्फ महाराज विक्रम के पास है, इसलिए आपको महाराज विक्रम से ही माफी मांगनी होगी। वह राजा महाराज विक्रम से माफी मांगने को तैयार हो जाता है और इंद्रजीत के साथ महाराज विक्रम के दरबार में पहुंचकर महाराज विक्रम के पैरों में गिरकर कहता है कि महाराज, मुझे माफ कर दो। तब महाराज विक्रम कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसकी सजा तुमको अवश्य मिलेगी, लेकिन सजा मैं नहीं दूंगा, बल्कि मेरी मुंहबोली बहन तुम्हें तुम्हारे अपराध का दंड देगी। महाराज विक्रम तुरंत इंद्रजीत की माता को बुलाते हैं। जैसे ही महारानी दरबार में आती है तो राजा उसे देखकर पहचान जाता है और महारानी को जीवित देखकर अचंभित रह जाता है और महारानी से कहता है कि महारानी, मैं तुम्हारे त्याग को समझ नहीं सका। जो कष्ट मुझे भोगने चाहिए थे वो आपने भोगे। मैंने अपने अहंकार में आकर आपके साथ बहुत अन्याय किया है, मुझे माफ कर दो। तब महारानी कहती है कि महाराज, मैंने आपके लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। मैंने आपके साथ अपने रिश्ते को बहुत महत्व दिया था, लेकिन आपने मेरे साथ अन्याय किया। आपने अपने होने वाले बच्चे पर भी तरस नहीं खाया। आपने मेरे साथ साथ उसे भी मृत्यु दंड सुना दिया, जिसका कोई अपराध ही नहीं था, जो इस दुनिया में आया ही नहीं था। इसलिए आपको क्षमा करने का अधिकार मेरे पुत्र इंद्रजीत को है। आप उसी से माफी मांगे। राजा ने जब यह जाना कि इंद्रजीत उसका ही पुत्र है तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। जैसे ही वह इंद्रजीत के पैरों में झुककर माफी मांगने को हुआ तो इंद्रजीत ने उसे रोक लिया और कहा कि मैं और मेरी माता अगर आज जीवित है तो उसका श्रेय महाराज विक्रम को ही जाता है, इसलिए आप महाराज विक्रम से ही माफी मांगे। महाराज विक्रम इंद्रजीत की माता की ओर देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि वह अपने पति के साथ जाना चाहती है। इस पर राजा विक्रम कहते हैं कि तुम्हारा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, इसलिए तुम्हें सजा अवश्य मिलेगी। सजा की बात सुनकर वह राजा कांपने लगता है। तभी महाराज विक्रम कहते हैं कि तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें हमारी बहन को हर साल हमारे पास राखी बंधवाने के लिए लाना पड़ेगा।
राजा अपनी सजा सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वह राजा विक्रम से अनुमति लेकर अपनी पत्नी व पुत्र को लेकर खुशी खुशी अपने महल में आ जाता है और महारानी अपने महल में आकर बहुत खुश होती है। तो प्रिय दोस्तों, आपको यह यात्रा मन को छूने वाली और आत्मा को शांति देने वाली लगी होगी। कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि यह कथा आपको कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण कथा से जुड़े रहें। तो आइए अगले वीडियो में मिलते हैं, एक नई रोशनी, नई सोच और नई प्रेरणा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।